मिस्ट्री। कहानी की शुरुआत फर्नांडो से होती है। वो पेंटर है और साथ में जूडो भी सिखाता है। एक दिन बारिश हो रही थी और फर्नांडो सड़क किनारे सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक पास से गुजरती एक गाड़ी की फुहारों से उसकी सिगरेट बुझ गई। उसने सिगरेट फेंकी तो देखा कि बारिश के पानी में वो बहकर शहर के नाले की ओर जा रही है और आखिरकार बैंक ऑफ रियो के सामने वाले गटर में जा गिरी। फर्नांडो गटर का पानी देखकर उसे पीछा करता हुआ एक ब्रिज तक पहुंचता है। वहां से नालियों की तरफ झांककर वो नीचे की पाइपलाइन में उतरकर देखता है। वहीं उसे एक ख्याल आता है और उस ख्याल को साझा करने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है। दोस्तों को वो बताता है कि क्यों ना बैंक लूटने की योजना बनाए। शुरुआत में लोग हैरान होते हैं, लेकिन फर्नांडो समझाता है कि इसके लिए उन्हें स्पेशल इक्विपमेंट और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी और पैसों का इंतजाम करना होगा। पैसे जुटाने की जगह पर किसी एक दोस्त के पास पैसे नहीं होते। तब वह एक और शख्स का नाम बताता है, मारियो, जो पहले से चोरी छिपे काम करता आया है। फर्नांडो मारियो से मिलता है, उसे पूरा प्लान समझाता है और कहता है कि अगर ये काम सफल रहा तो मारियो को फिर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मारियो प्लान में शामिल हो जाता है। फिर यह तीनों बैंक के सामने से अंदर की नालियों में उतरते और नाप जोक करके तय करते हैं कि कितनी लंबी सुरंग बनानी होगी। पूरा माप तो ले लेते हैं, फिर भी उन्हें पता है कि रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हैं। वापस आकर फर्नांडो, मारियो और बाकी लोग आगे की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हैं, यानी कोई भी रात में मूव करेगा तो सेंसर एक्टिव हो जाएगा और पास की पुलिस को अलर्ट करेगा। फर्नांडो बताता है कि उसके पास एक खास सूट है जो इंसानी मूवमेंट को सेंसर से छिपा सकता है, यानी सेंसर हमारी बॉडी की हरकत को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बैंक के अंदर लॉकर कैसे खोले जाएंगे, यही असली चुनौती थी। अगली रात वे बैंक के अंदर जाकर वहां की तफ्तीश शुरू करते हैं। एक साथी अंदर कैमरा लेकर तस्वीरें खींच रहा था ताकि वे बैंक की लेआउट समझ सके। उसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उसे नीचे सिक्योर रूम में ले जाकर 20 मिनट तक पूछताछ करता है। फर्नांडो ने पहले से ही देख लिया था कि लॉकर किस जगह पर है और बैंक की पूरी बनावट कैसे है। असल नियत ये थी कि वह जानबूझकर तस्वीरें ले रहा था ताकि सिक्योरिटी उसे पकड़ ले, पर वह इसे सूझबूझ से कर रहा था। उसने अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल लिया था, इसलिए सिक्योरिटी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब वह साथी वापस आता है तो बाकी तीनों के साथ मिलकर वे आगे की प्लानिंग करते हैं। अब उनके पास बैंक का नक्शा है, मोशन सेंसर की जानकारी है और एक ठोस आइडिया भी कि कैसे सुरंग से अंदर घुसकर लॉकर खोले जाए ताकि उंगलियों के निशान भी कहीं न लगे। सब कुछ बहुत सधे तरीके से प्लान किया गया था। अब पूरी टीम लूट के लिए निकल पड़ती है। टीम का एक सदस्य नीचे सुरंग पूरा करने गया था, जबकि बाकी लोग बैंक के अंदर घुसकर वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लेते हैं। सीसीटीवी पर बैठे एक सुरक्षा गार्ड को वहां कुछ अजीब दिखता है और वह तुरंत पुलिस को सूचित कर देता है। पुलिस आते ही बैंक के बाहर तैनात हो जाती है। बंधक बनाने वाले कह देते हैं कि अगर कोई अंदर प्रवेश करेगा तो वे सबको नुकसान पहुंचा देंगे। फिर एक सदस्य अंदर चला जाता है और माहौल को और सख्त कर देता है। मारियो को जल्दी ही पता चल जाता है कि किस सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को बुलाया है, इसलिए वह उस गार्ड को किसी बहाने से बाहर बुलवाता है और उसे वहां से हटवा देता है ताकि वह खतरा न बन सके। फर्नांडो एक कमरे में जाकर अलमीरा हिलाकर देखता है और अचानक अलमारी के पीछे से सुरंग का रास्ता खुलने का राज सामने आता है। वही साथी जिसने सुरंग पूरी की थी अब अंदर से दरवाजा तोड़कर आ जाता है। फिर वे लोग लॉकर्स वाले कमरे में पहुंचते हैं। उनके पास सेबेस्टियन नाम के इंजीनियर ने एक खास मशीन बनाई होती है जिससे वे लॉक कुछ ही सेकंड में खोल सकते हैं। काम शुरू करते ही वे महसूस करते हैं कि पुलिस छत पर पहुंच चुकी है। बाहर जो ऑफिसर इस पूरे केस को संभाल रहा होता है उसे मारियो का खेल समझ में आ जाता है। मारियो पहले ही उस सुरक्षा गार्ड का मोबाइल छीन चुका था और अब उसे पुलिस ऑफिसर से धमकी देता है। वह कहता है कि अगर पुलिस अपनी टीमों को छत से हटाएगी नहीं तो वह अंदर मौजूद सभी लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। पुलिस ऑफिसर शुरुआत में कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है और वार्ता के नाम पर मारियो को समझाने की कोशिश करता है कि वह आत्मसमर्पण कर दे, वकील दिलवा देंगे, बड़ी सजा नहीं होगी। लेकिन स्थिति इतनी सरल नहीं है। ऑफिसर अपनी टीम को सामने वाली बिल्डिंग की छत पर तैनात कर देता है। वो कहता है कि उसे मंत्री से बात करनी है और इस काम के लिए उसे कम से कम 1 घंटे चाहिए। दोनों तरफ के लोग जानते हैं कि बैंक में आने जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, पार्किंग और मुख्य गेट, इसलिए नजदीकी सुरक्षा खड़ी कर दी जाती है। पुलिस को लगता है ये एक सामान्य केस है और अंदर लोग फंसे हुए ही हैं, पर असल मामला अभी भी जटिल बना हुआ था। सब कुछ पहले से सोच समझ कर किया गया था। अब टीम का एक हिस्सा सुरंग पूरा कर रहा था और बाकी सब बैंक के अंदर जाकर लोगों को बंधक बना लेते हैं। उसी समय बैंक में एक समझदार औरत भी थी। आज उसका जन्मदिन था। बाकी बंधकों ने जब देखा तो वे उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं और एक ने चॉकलेट भी दे दी। बाहर से सब कुछ सीएनए टीवी और स्नाइपर देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंदर सच में क्या चल रहा है। मारियो ने उस बुद्धिमान औरत को जाने दिया ताकि कोई बड़ा जोखिम न बने। फिर वह फिर से पुलिस ऑफिसर से बात करने लगता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी के 15 साल जेल में गुजारे हैं, इसलिए वह मंत्री से बात किए बिना समझौता नहीं करेगा। तब तक वह कुछ नहीं छोड़ेगा। पुलिस उन ऑफिसर को मारियो की बात माननी पड़ती दिखती है, मगर जब उन ऑफिसर मंत्री से फोन करवाकर बात कराता है तो मारियो उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि वह मंत्री से बात नहीं करेगा, वह अपने वकील से बात करना चाहता है। पुलिस उन ऑफिसर वकील का नंबर मांगता है और मारियो वहां मौजूद एक बंधक का फोन लेकर उसे दे देता है। पुलिस ऑन ऑफिसर फोन करता है। मारियो फोन उठाकर आवाज बदलकर वकील बनकर बात करने लगता है। असल मकसद वक्त खींचना था ताकि नीचे बेसमेंट में बैठे उसके साथी लॉकर खोलकर ज्यादा से ज्यादा कीमती चीजें बाहर निकाल सके और वे सफल भी होते हैं। उन्होंने सारे लॉकरों से बहुत
कीमती नगद और जेवर निकाल लिए थे और अब वे सारा माल सुरंग से नीचे शिफ्ट कर रहे थे। कहानी यहीं से और नाटकीय मोड़ लेने वाली है। जहाँ पर उनका गैंग निकल रहा था वही पुलिस ऑफिसर को शक होने लगता है। उसे याद आता है कि मारियो ने जो नंबर दिया था वो बंद पड़ा हुआ था। तब उसे समझ आता है कि लुटेरों ने बैंक से निकलने का कोई और रास्ता निकाल लिया है। उसकी नजर पास के गटर के ढक्कन पर पड़ती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि वे नीचे के रास्ते से भाग निकले होंगे। बैंक के अंदर बंधक बनाए लोग ऊपर आने को कहे जाते हैं। लुटेरे अपनी सारी बंदूकें और हथियार वहीं छोड़कर नीचे अपनी नाली तक पहुंच जाते हैं, जहां वे चोरी की चीजें सुरंग से आगे भेज चुके थे। पर असल में जो खजाना दिखाई दे रहा था वह नकली था, प्लास्टिक की मूर्तें और खिलौने। फर्नांडो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने असली लूट छुपा कर रखी थी। जब बंधकों को पता चलता है कि लुटेरे जा चुके हैं, वे अपने रिश्तेदारों को फोन कर बताते हैं कि वे सुरक्षित हैं। पुलिस ऑफिसर अब पूरी चाल समझ चुका होता है। वह अपनी टीम में से कुछ लोगों को गटर में भेजता है और खुद बाकी के साथ बैंक में घुस जाता है। दूसरी ओर फर्नांडो और उसके साथी नाली पर खड़े दिखते हैं। उन्होंने पहले से पानी का बहाव बदलने के लिए छोटा सा बैरियर बना रखा था ताकि पानी दूसरी दिशा में बहने लगे और उनका रास्ता साफ हो जाए। ये योजना उन्होंने बड़ी चतुराई से अंजाम दी। पुलिस को बाद में पता चलता है कि लुटेरों ने हथियार और बम रखे थे, पर वे सभी नकली थे। डर जरूर था क्योंकि असली रकम और सोना पहले ही अल्बर्टो के घर पहुंच चुका था और जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें भी जला दिया गया था ताकि सबूत मिट जाए। इसके बाद फर्नांडो और उसके साथी चोरी की असली रकम को वापस लोगों में बांट देते हैं। कईयों को कर्ज चुकाने में मदद मिली, कुछ को नया काम शुरू करने का पैसा मिल गया। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब उन सब की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। फर्नांडो और उसके साथी बहुत अमीर बन गए थे, लेकिन एक दिन फर्नांडो की पत्नी को पता चल जाता है कि उसका किसी और औरत के साथ रिश्ता चल रहा है। गुस्से में आकर वह पुलिस के पास जाती है और सब बता देती है कि कुछ महीने पहले बैंक में जो डकैती हुई थी उसमें उसका पति भी शामिल था। पुलिस तुरंत फर्नांडो और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है, मगर चूंकि उन्होंने असली हथियार इस्तेमाल नहीं किए थे और किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई थी, इसलिए उन्हें लंबी सजा नहीं मिली। सिर्फ 7 महीने बाद फर्नांडो जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर मारियो उसे अपनी शानदार कार में लेने पहुंचता है। असल में यह भी फर्नांडो की चाल थी। उसने शुरू से ही नकली हथियारों का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि अगर पकड़े जाएं तो बड़ी सजा न मिले। इसके अलावा बैंक के लॉकरों का सही रिकॉर्ड बैंक के पास मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले ही आधा पैसा और सोना छुपा दिया था। यही वजह थी कि पुलिस को उनके पास सिर्फ $1.2 मिलियन और 8 किलो सोना मिला, जबकि बैंक ने $25 मिलियन और कई किलो सोने के चोरी होने का दावा किया था। मतलब साफ था असली खजाना अब भी उनके पास सुरक्षित था और वे जेल से बाहर आकर फिर से आजाद जिंदगी जीने लगे। यही पर यह फिल्म, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।